प्रणाम है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम केतु विज्ञान में। मैं हूं निधि कंसल, देवात्मा समाज की सेक्रेटरी, कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला की केयरटेकर। आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से कुशनाकर भैया से मिलवाती हूं और ये जानकारी जो कि ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजीज, साइंस और टेक्नोलॉजीज का फर्क, ये सभी विषयों पर हम बातचीत लगातार कुशनाकर भैया से कर रहे हैं। बहुत दिन हमें हो चुके हैं। ये वीडियोस आपको फेसबुक के भगवान टीवी पर या यूट्यूब चैनल कुशनाकर भैया पर मिल जाएंगी। तो आइए आज केतु विज्ञान में बातचीत करते हैं अश्विनी जी से, जिन्हें हम कुशनाकर भैया दिल्ली वाले के नाम से जानते हैं, और उनसे समझते हैं उन विषयों को जो हमारे लिए जानने तो ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे पास कोई और सोर्स नहीं है जिसके द्वारा विज्ञान में फर्क, विशेष ज्ञान और ज्ञान में फर्क हमने समझा है। अश्विनी जी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अश्विनी जी, प्रणाम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आने का। प्रणाम अश्विनी जी। एक मिनट, शायद कैमरे का कुछ चल रहा है तो मेरी मुंडी दिखा नहीं रहा है कि दिखा रहा है, मुझे पता नहीं। आपका फेस तो आ रहा है, बस थोड़ा सा आपका फेस ऊपर का फोरहेड कट रहा है। आप मोबाइल को थोड़ा ऊपर कर जी, परफेक्ट है आप। अब हम आपके दर्शन कर सकते हैं। तो आपका फिर से स्वागत करती हूँ आज के प्रोग्राम में, केतु विज्ञान में, जिसके माध्यम से लेस 16 का जीवन जीना संभव है। शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित है, ये आप हमें बता चुके हैं। और शुक्राचार्य ज्योतिष गुरु शुक्राचार्य जी की देन है और इसकी कई विधाएं हैं, और इनसे हम आज की हर एक समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग, टीम यानी कि सबके साथ मिलकर चलना या मिलकर रहना, आज ये एक समस्या बनता जा रहा है। सिर्फ ऑफिस में, वर्क प्लेसेस में ही नहीं, बल्कि परिवारों में भी, सड़क पर भी, या जहां भी कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पर ऐसा देखा जाता है कि रिलेशंस में डिस्टर्बेंस रहती है। और शायद हम सभी भूलते जा रहे हैं कि समाज में कैसे रहना है, या शायद हमें सिखाया ही नहीं गया, या कुछ गलत चीजें हम लोग सीख रहे हैं। तो टीम बिल्डिंग क्या है, और टीम यानी कि सबके साथ मिलकर चलना, ये क्यों तो इसमें डिस्टर्बेंसेस आती है, और क्या है इसका सॉल्यूशन, ये तो विज्ञान कहते हैं कि परिवार टीम। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन सकते हैं अश्विनी जी? कहते हैं कि परिवार एक टीम है। हम सब लोग एक टीम के तरह से कार्य करते हैं, लेकिन देखने में ऐसा कम ही मिलता है। कारण क्या है? हमें एक दूसरे के साथ रहने में परेशानी कहाँ आती है, या ऑफिस में भी, या इवन सड़क पर भी क्या डिस्टर्बेंस का मूल कारण है, और केतु विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है? जी, एक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि ची की आवाज आ रही, ची की आवाज आ रही जी। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज टीम की जब बात करते हैं हम लोग, तो केतु विज्ञान जो मानकर चलता है कि एंटायर ह्यूमन रेस इज वन टीम। The first and tagline of the Ketu Vigyan is entire human race is one team. अब पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वासुधैव कुटुंबकम, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था वासुदेव कुटुंबकम। तो मुझे लगता है कि हमारे को ये दोनों तीनों कॉन्सेप्ट ही समझ में आए नहीं कि इनका मतलब क्या है। हमने इनको कभी समझने की कोशिश की, या सिर्फ शब्दों का यूज करके और बाजार में फेंक दिए। तो इसको जब हमने समझने की कोशिश की कि ये वासुधैव कुटुंबकम क्या है,
सबसे जो आज के जो करंट पॉपुलर स्टेटमेंट है, शब्द है, या कपल जो भी कहो इसको, कि वासुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अगर हम देखें तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है भारत देश की, वो वासुधैव कुटुंबकम की बात करती है, पर उससे पहले वासुदेव कुटुंबकम था, उसके बारे में शायद जानकारी है ही नहीं मार्केट में। तो वासुदेव कुटुंबकम क्या था, हमें यह समझना होगा, क्योंकि वासुदेव कुटुंबकम आधार है, फाउंडेशन है वासुदेव कुटुंबकम की। और वासुदेव कुटुंबकम क्या था वो अगर समझना है आपको, तो वासुदेव कुटुंबकम का मतलब था नेशन, राज्य। नेशन का मतलब हिंदी में पता नहीं क्या कर दिया गया है, लेकिन नेशन राज्य को कहा गया। उस समय में जो राज्य की परिभाषा थी, राजा जहां राज्य करता है तो राजा एक ही होगा, एक राज्य का एक ही राजा होगा, तो उसको नेशन कहा जाता था। और उसको वासुदेव जो थे कृष्ण के पिता, उन्होंने उसकी व्यवस्था का सारा स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिया था। वासुदेव ने ही राज्य व्यवस्था का स्ट्रक्चर डिजाइन किया था, नेशनहुड का स्ट्रक्चर डिजाइन किया था। और एक वो कहा जाता है ना समाजवाद, तो एक गणतंत्र शब्द है, एक गुणतंत्र शब्द है, एक समाजवाद शब्द है, और एक वासुदेव कुटुंबकम शब्द है। तो ये सारे के सारे चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले महाराजा अग्रसेन ने जो दिया था, वो दिया था गुणतंत्र व्यवस्था। गुणतंत्र व्यवस्था का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को राजा बना दो जो गुणी हो, सर्वगुण संपन्न। तो सर्वगुण संपन्न की जब बात हो रही है, बात जो गुणों की संपन्नता पर हो रही है, तो उसमें तकरीबन सारे फील्ड कवर होने चाहिए, 10 डायमेंशंस। All dimensions of life should be covered. That person should be able to answer all problems, address all problems, give solution to all problems. That person only deserves to become the king. तो वो थी गुणतंत्र व्यवस्था जो महाराजा अग्रसेन ने सेट की थी। जी, कोई सवाल? आपने बताया कि वसुधैव कुटुंबकम, अभी G20 समिट में भी हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात की। मोदी जी के नेतृत्व में ये समिट भारत में ही इस बार ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो वासुदेव कुटुंबकम है। और वासुदेव कुटुंबकम अगर हम समझे तो पहले हमें गुणतंत्र व्यवस्था समझनी है, गुणों के आधार पर राजा का चयन हुआ। अब इसमें समस्या यह है कि हमें कैसे पता चलेगा, प्रजा को कैसे पता चलेगा कि इसी पर्सन में गुण है। और ये गुण सर्वगुण संपन्न, ये एक शब्द तो है, लेकिन प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं कि ये संभव है कि किसी एक पर्सन के पास सारी समस्याओं का इलाज हो और हर एक क्वेश्चन का वो सटीक आंसर दे पाए। ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं लगता। तो गुणतंत्र व्यवस्था का मतलब क्या है और ये आगे चल कैसे सकती है? क्योंकि गणतंत्र व्यवस्था तो हम समझते हैं, मेजॉरिटी विंस, लेकिन गुणतंत्र व्यवस्था आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं लगती। अब आ रही है? तो यहां पर ये जो बताया ना, ये जो सवाल है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब
यहाँ पे थोड़ा सा महाराजा अग्रसेन की जीवनी को समझना होगा, थोड़ा सा, ज्यादा की जरूरत नहीं है। शुरू के उसके समय की जो उसकी, वो महाराजा अग्रसेन कैसे बने, जबकि वो तो एक साधारण मनुष्य थे और शायद उनका नाम भी कुछ और होगा, क्योंकि महाराजा अग्रसेन तो उपाधि है, नाम तो है नहीं। तो वो महाराजा अग्रसेन कैसे बने, ये समझना जरूरी है। तो क्या था कि एक परिवार में एक होगा 8-10 साल का बच्चा, अगर ये मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप विक्रमादित्य सिंहासन से जोड़ सकते हो। अगर सिंहासन बत्तीसी की कहानी आपने सुनी हो कि गडरिया 8 साल का 9 साल का बच्चा था, वो उसमें बैठ जाता था तो वो न्याय करने लगता था। विक्रमादित्य का जो सिंहासन था, वो अगर आपने सुना हो तो वो अगर एक एग्जाम्पल मानो तो उससे पहले महाराजा अग्रसेन को समझना आसान हो जाएगा कि 8 साल का बच्चा भी हर समस्या का समाधान दे सकता है। ये विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठता था तब वो दे पाता था। वो बच्चा किसी भी हालत में कोई समाधान नहीं दे सकता था, लेकिन जैसे ही वो उस टीले के ऊपर जाके बैठता था तो उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते थे और उसको वो हर समस्या का समाधान बता देता था। फर्क समझे इस बात को समझने के लिए ये मैंने एग्जांपल, 2 अलग अलग एग्जांपल को एक साथ जोड़ करके बताया कि विक्रमादित्य का एग्जांपल आज की तारीख में प्रिवेलिंग है, जानते हैं लोग इसको, लेकिन महाराजा अग्रसेन के समय में क्या था, उस समय तो सिंहासन था नहीं। तो महाराजा अग्रसेन कैसे बन गए, वो प्राणी, वो मनुष्य जो 7-8 साल का था और वो सारी समस्याओं का इलाज कर देता था। मतलब इमेजिन जी। गडरिया एक विक्रमादित्य जी के सिंहासन पे बैठता था और सोल्यूशन कर पाता था। करेक्ट। ये तो आपने सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुनाई। महाराजा अग्रसेन की क्या कहानी है? कुछ भी नहीं, वो एक ऐसी कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी कहीं पर भी तो लोग उसके बारे में चर्चा करते थे, और वो जब चर्चा करते, क्योंकि प्रॉब्लम है तो डिस्कशन तो करेंगे ही ना। प्रॉब्लम को पंचायत में बात होती थी, पंचायत में बैठे हैं लोग और चर्चा कर रहे हैं, भैया ये प्रॉब्लम आ गई, इसका क्या करें, इसका क्या करें। अब वो पंचायत में सारा गांव बैठा होता था तो ये लड़का खड़ा होकर कह देता था ऐसे कर लो, तो उनको लगता था, उन्होंने सुना और कहते हैं तो बच्चा है इसका क्या करे। पर जब उन्होंने समझने की कोशिश की तो वो उस समस्या का परफेक्ट समाधान था, और ऐसा हर बार होने लगा। समझे ना? तो ऐसा हर बार होने लगा कि कभी भी जब पंचायत लगी और उसमें किसी समस्या समस्या आई और उसके ऊपर डिस्कशन होता था, तो वो लड़का था, बच्चा था, बचपना उसमें था ही, तो एकदम से खड़ा होकर कह देता था ऐसे कर लो। तो धीरे धीरे 2 साल, 3 साल, 5 साल, अभी तो 8-10 साल का ही था तब उसकी ऐसी क्षमता थी। तो 2, 4, 5 साल, 10 साल बाद लोगों को लगा, लोग मतलब 2-4 साल के बाद ही अब इंडिविजुअल उसके पास अपनी समस्या लेकर जाने लगे। पंचायत की समस्याओं को हल करना एक बात है और इंडिविजुअल की समस्याओं को हल करना अलग बात है। तो इंडिविजुअल अपनी अपनी समस्या लेकर के जाने लगे उसके पास, तो वो उनका भी सॉल्यूशन दे देता था। अब जब ये चर्चा फैलने लगी कि यार ये तो कोई महान, कोई ऐसा वो है, आत्मा है जो कि जिसके पास हर समस्या का इलाज है, तो ये कैसे करता था ये नहीं पता हमें, विक्रमादित्य वाला पता है, पर इसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है कि वो कैसे करता था ये, लेकिन ये होता था। हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। तो सबने कहा कि आप
को हम राजा बनाना चाहते, जब वो हो गया 18, 19, 20 साल का हो गया होगा, जो भी उम्र होती होगी, तो हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं। राजा मतलब सरपंच बनाना चाहते हैं। जिस गांव में वो रहता था, उस गांव के लोगों ने कहा कि हम आपको सरपंच बनाना चाहते हैं। तो उसने कहा मेरे को पंचों के ऊपर सरपंच मेरे को नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, क्योंकि वो जानता था कि ये 5 लोग जो सरपंच होंगे वो मेरे को मिसयूज कर सकते हैं, मिसगाइड कर सकते हैं, मेरे ऊपर प्रेशर बना सकते हैं। तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं बनूंगा। थोड़ी देर के बाद दूसरे गांव वाले आए कि आप हमारे गांव के सरपंच बन जाओ। फिर तीसरे गांव वाले आए, फिर सारे गांव के जो पंच थे वो मिलकर के आए। तो उसने, अब प्रॉब्लम क्या होगी, जब सारे पंच मिलकर के आए तो सरपंच बना दो। हर जगह 5 5 5 5 पंच है, और उनको उनके इतने सारे 5 5 पंचों का सरपंच कैसे बन जाएंगे? तो समस्या आ गई। वो कहता है कि ना, मैं नहीं बनता, ये बेकार का काम है, मेरे को नहीं करना ये काम। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको राजा बनाते हैं। तो राजा का कॉन्सेप्ट तब से शुरू हुआ। महाराजा अग्रसेन के काल से पहले भी राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ, राजा जनक। वो तो उनको, वो राजा थे। अब मैं आगे चल रहा हूं ना, राजा का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं कि राजा में वो जो सरपंच थे वो राजा हुआ करते थे, और इन्होंने तो सरपंच बनने को मना कर दिया था। तो फिर इनको महाराजा बनाया गया। राजा का कंसेप्ट तो एग्जिस्ट करता था, राजा हुआ करते थे, लेकिन महाराजा, द किंग ऑफ किंग्स, वो महाराजा अग्रसेन को बनाया गया। उससे पहले महाराजा नहीं हुआ करते थे, क्योंकि श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। वो इस तरह का ही था कि एक पर्सन बाकी राजाओं को ये मैसेज दे रहा है कि आई एम सुपीरियर। बट तंत्र व्यवस्था जो आप बता रहे हैं महाराजा अग्रसेन के समय से शुरू हुई, क्योंकि महाराजा अग्रसेन में इतना गुण था कि सबने अपनी अपनी इच्छा से ये स्वीकार किया, किसी डर से नहीं, किसी भय से नहीं, किसी प्रेशर में नहीं, बल्कि अपनी विश से, उनका गुण देखते हुए कि आप हमारे राजा बने। तो वंस इन अ वाइल ऐसी पर्सनालिटी पृथ्वी पर आती है। महाराजा अग्रसेन या राजा विक्रमादित्य का हम नाम ले सकते हैं। लेकिन नॉर्मली इस तरह की पर्सनालिटीज जिसको सभी लोग खुशी से स्वीकार करें कि हाँ ये हमारा लीडर है, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली किसी भी सोसाइटी में हमेशा हो सकता है। एक पर्सन आया, वो गुणी था, उसको राजा बनाया गया, लेकिन जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हुआ और अब जब उसके जाने का समय आया, उसकी बात क्या? अगर कोई और गुणी पर्सन अराउंड नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसके लिए सब एग्री कर रहे हो, तब क्या होगा? तो गुणतंत्र और गणतंत्र में, गुणतंत्र जो था वो महाराजा अग्रसेन ने गुणतंत्र व्यवस्था का इसीलिए वो किया कि सभी ने कहा, जितने भी राजा थे उन सबने कहा कि गुण इसमें है, सारे गुण हैं ये। और खाली राजा, क्योंकि उनके पास तो सारे सरपंच थोड़ी गए थे, माइंड इट, कि उनके पास सारे पंच गए थे, 5 पंचायत गई थी, पूरी पंचायत गई थी उनको महाराजा बनाने के लिए। तो पृथ्वी पर एक ही महाराजा हुए हैं, पहले महाराजा अग्रसेन। ठीक है। तो इसको अगर आप आज के कंटेक्स्ट में समझना चाहे तो बहुत आसान है कि नेशन है, पहले राज्य है, राज्य के
के क्लब राज्य जो जुड़ करके एक नेशन बना लिया, और नेशंस ने जुड़ करके यूनाइटेड नेशन बना लिया। और यूनाइटेड नेशन का जो प्रधान है, अब वो प्रॉब्लम क्या हो गई है इस सिस्टम में कि गुणतंत्र खत्म हो गया, गणतंत्र आ गया। अश्विनी जी, यही तो मेरा प्रश्न है कि गणतंत्र तभी रह सकता है जब ऐसा कोई यूनिक पर्सन हो, और ये वंशिनावाई होता है कि ऐसा कोई पर्सन होता है पृथ्वी पर। आप आज तक भी अगर नाम गिनेंगे तो शायद आप 3, 4, 5 नाम ही ले पाए। ऐसी पर्सनालिटी बहुत रेयरली आती हैं जिनके लिए सब एग्री करें कि हाँ ये हमारा लीडर है, हमें ये अपना लीडर चाहिए। देखो, ये एक ऐसा सवाल है कि हर समय में कोई ना कोई तो रहते ही है ऐसे। हर नेशन में कोई एक ऐसा मिल जाएगा, हर राज्य में मिल जाएगा, लेकिन गुणतंत्र के आधार पर, गणतंत्र के आधार पर नहीं, क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली में दोष आ गए और हमने उसको गणतंत्र पे शिफ्ट कर दिया। गुणतंत्र का अगर बात करेंगे तो आपको अपने मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा प्राणी मिल जाएगा जिसको के लोग अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए जाते हैं, कंसल्ट करने के लिए जाते हैं। ज्योतिषी जो है वो विशेषज्ञ हैं जिनके पास हर तरह का प्राणी जाता है अपनी समस्याओं का हल लेने के लिए। टीचर के पास हर प्राणी नहीं जाता है, लेकिन ज्योतिषी के पास हर तरह का प्राणी जाता है। डॉक्टर के पास हर तरह का प्राणी नहीं जाता है। ज्योतिषी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके पास हर तरह का प्राणी जाता है, irrespective of the age, caste, religion, region, anything। और ज्योतिषी तो, अब ज्योतिष जो है, अब समझने वाली बात यहीं पर यही है कि ज्योतिष का मतलब क्या है। ज्योतिष का मतलब यह है कि जिसके पास ज्योति, ज्ञान की ज्योति है, जिसके ज्ञान की ज्योति जली हुई है, वो ज्योतिषी है। वो कोई भी हो सकता है। और सर्वगुण संपन्न की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर्वगुण संपन्नता के लिए शुक्राचार्य ज्योतिष होना आवश्यक है। शुक्राचार्य ज्योतिष ही सर्वगुण संपन्न हो सकते हैं। शुक्राचार्य ज्योतिष का मतलब हुआ कि ऐसा पर्सन जो शुक्राचार्य ज्योतिष का एक्सपर्ट हो। नहीं समझा, क्या चीज? शुक्राचार्य ज्योतिष का मतलब हुआ कि ऐसा कोई पर्सन जो शुक्राचार्य ज्योतिष की विधा का एक्सपर्ट हो। विधा तो है ही नहीं ना, ये पूरा वे ऑफ लिविंग है। शुक्राचार्य ज्योतिष इज एब्सोल्यूट टर्म्स में वे ऑफ लिविंग है। वे ऑफ लिविंग है टू सॉल्व ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन प्लेनेट अर्थ। व्हाई? there is a reason behind it. There is a reason behind it because Shukracharya Jyotish talks of Shukra. Shukra is the molecule responsible for integration. शुक्र के बिना इंटीग्रेशन संभव नहीं है। आप यूनिटी की बात करोगे, जब तक आप शुक्राचार्य ज्योतिष को नहीं समझोगे तब तक आप सिर्फ यूनिटी की बात करोगे। और गुण जो है वो शुक्र पर डिपेंडेंट है, गणित पर नहीं। तो गुणों की बात कर रहे हैं हम लोग, गुणतंत्र की बात कर रहे हैं। गुणवान व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो समस्याओं का समाधान दे सके। समस्याओं का समाधान गणित के आधार पर नहीं होता है, गुणों के आधार पर होता है। गणित के आधार पर चलोगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, गुणों के आधार पर चलोगे तो समस्याएं निपटेगी। और गुणों का जो आधार है वो है शुक्राचार्य ज्योतिष। जैसे डिग्रियां होती हैं, हम कोई कोर्स करते हैं और वो पर्सन कहता है कि ये मैं डॉक्टरेट हूँ या मैं
इंजीनियर हूँ, ऐसी ही कोई डिग्री है शुक्राचार्य ज्योतिष? नहीं, डिग्री का कोई काम ही नहीं है। शुक्राचार्य ज्योतिष की बहुत सारी ब्रांचेज है। जैसे अभी तुमने बताया डिग्री कल्चर, डिग्री कल्चर का मतलब है आपने एक पर्टिकुलर लाइन में अपने आप को तैयार कर लिया। वो भी कितना लिमिटेड है कितना अनलिमिटेड है पता नहीं मेरे को, उसका कोई आधार नहीं है। और वो सब्जेक्ट जो है जिसपे आपने डिग्री ली, वो फील्ड लाइफ के हर फील्ड में यूज नहीं होगा। शुक्र एक ऐसा कंपोनेंट है जो लाइफ के हर फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, फॉर ईच एंड एवरी एंटिटी इन द यूनिवर्स, Shukra is responsible for existence of each and every unity in the universe. और महाराजा अग्रसेन शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट थे। अब प्रश्न घूम फिर के वहीं आ जाता है, समाज में कुछ लीडर्स चाहिए इंटीग्रेशन बनाए रखने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि एक माहौल अच्छा बना रहे, जिस पर्पस के लिए हमें राजा चाहिए होता है। अब उसके लिए यहाँ पर एक एरर है, मतलब यहाँ पर कुछ मिसिंग है। या राजा जो है हर परिवार में एक चाहिए होता है, वो होता ही है। तो फिर राजा तो हर परिवार में ऑलरेडी है ही। अब समस्या क्या आती है परिवारों में, ऑफिस में, सब जगह एक लीडर टाइप पर्सनालिटी होती है। वो कोई बात कह रहा है, 4 लोगों को वो बात ठीक लगती है, लेकिन 4 ऐसे भी होते हैं जिन्हें वो बात ठीक नहीं लगती। तो एक सबकी ओपिनियन एक ही नहीं हो पाई, तो वहां पे आ जाता है चलो वोटिंग कर लेते हैं, मेजॉरिटी जो चाहती है वो कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि 4 जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके 4 अलग अलग ब्रांचेस की डिग्री है उनके पास। जो 4 सपोर्ट नहीं कर रहे उनके पास 4 अलग अलग डिग्री, अलग अलग ब्रांचेस की डिग्री है। वो 8 के पास अलग अलग ब्रांचेस की डिग्री है और वो उसकी बात को सुन रहे हैं, इमेजिन। और जिसको जो बात सुना रहा है उसके पास भी एक डिग्री है। तो वो जो डिग्री वाला जो बात कहेगा तो उसका तो कोई मतलब रहेगा ही नहीं ना किसी भी हालत में। डिग्री तो इस समय प्लैनेट अर्थ पे तकरीबन सबके पास है। अभी आप बहुत सारे सबके पास है, यही इसी को अगर आप बात को समझ ले कि डिग्री सबके पास है इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खत्म हो ही नहीं रहे। जो क्राइम है, जो लड़ाई है, जो युद्ध है, जो वार है, हर घर में चल रही है। वो पहले एक ना स्टेटमेंट कही जाती थी कि घर में रामायण तो रख सकते हो पर महाभारत नहीं रखनी चाहिए। ये बात क्यों कही गई? क्योंकि रामायण जो है वो परिवार को बनाने का कॉन्सेप्ट सिखाती है और महाभारत परिवार को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का तरीका सिखाती है, जो कि उन्होंने हटा दी। इसीलिए हर परिवार में कलह है, कलेश है। 4 डिग्री है 4 लोगों के पास, चारों अलग अलग दिशा में है, तो वो परिवार इकट्ठा कैसे हो जाएगा? डिग्री कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया टू किल सोसाइटी। एक दूसरे को जी क्या? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? I mean, बहुत आसान है कि शुक्राचार्य ज्योतिष को आधार बनाओ, शुक्र को आधार बनाओ। शुक्र ही आधार है आपकी एग्जिस्टेंस का। तो शुक्र को अगर आप आधार बना लेते हो तो अपनी शुक्र शक्ति को इंप्रूव करो। शुक्र शक्ति जैसे ही इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि लीडर कौन है, अपने आप पता लग जाएगा। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है, चुनने की जरूरत नहीं है।
शुक्र शक्ति को आधार बनाओ, इसका मतलब क्या है? शुक्राचार्य शुक्र को आधार बनाओ, मैंने ये नहीं कहा शुक्र शक्ति को आधार बनाओ, शुक्र को आधार बनाओ। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे संभव है? आई मीन सिंपल है। शुक्र के लिए शुक्र को आधार बनाओगे तो फिर आप अपनी शुक्र शक्ति को इंप्रूव करोगे। शुक्र शक्ति करती क्या है, शुक्र करता क्या है? पहले तो ये समझो कि शुक्र करता क्या है। जैसे मैंने बताया कि आपकी एग्जिस्टेंस ही शुक्र से है। सबका मालिक एक, इस स्टेटमेंट को समझो। बहुत लोगों ने कहा है ये, पर डिफाइन नहीं किया कि मालिक है कौन। मालिक है शुक्र, और जैसे जैसे आपको शुक्र का समझ आती जाएगी वैसे वैसे ही आप संतुष्ट होते चले जाओगे। पहले जो है भारत देश में सनातन कल्चर की बात करता हूं मैं, प्रैक्टिकल सनातनता की बात करता हूं मैं, तो आपको जीवन में चाहिए क्या? संतुष्टि के अलावा कुछ चाहिए क्या? हर आदमी को, हर इंसान को जीवन में संतुष्टि के अलावा कुछ चाहिए क्या? सेटिस्फैक्शन इज द की। वो सेटिस्फैक्शन क्या है? कैसे पता लगेगा कि मैं सेटिस्फाई हो गया? पता कैसे लगेगा कि मैं सेटिस्फाई हो गया? बड़ा सिंपल, कि आपकी पांचों इंद्रियां एक साथ काम कर रही हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, यानी 10 की 10 इंद्रियां आपकी एग्जैक्टली सही से काम कर रही हैं। और वो सही से काम करती हैं का मतलब है वो आपस में जुड़ी हुई हैं। और जुड़ी किस चीज से हुई है? शुक्र से जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे वो शुक्र की शक्ति बढ़ेगी तो आपकी इंद्रियों को जागरण, उनका कनेक्शन इंप्रूव होगा और संतुष्टि आपके चेहरे पर दिखाई देगी। इसका मतलब ये हुआ कि गुणी बनने के लिए हमें शुक्र शक्ति को इंप्रूव करना है, जिसका ज्ञान हमें शुक्राचार्य ज्योतिष से मिलता है। राइट। और शुक्र शक्ति इंप्रूव होती है तो सेंसेस का सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता है, 10 इंद्रियां, उनका सिंक्रोनाइजेशन बढ़ता है और लाइफ में संतुष्टि आती है। संतुष्टि के आने के बाद ही गुणी बनने लगता है क्रम। नेचुरली भाई, जिसकी वो कहते हैं ना कि यार इसकी समझ बहुत अच्छी है। समझ क्या है? समझ का मतलब यह है शुक्र शक्ति का इंप्रूवमेंट, इंप्रूव्ड शुक्र शक्ति। जिसकी शुक्र शक्ति जितनी इंप्रूव्ड होगी उतनी ही उसकी समझ अच्छी होगी और उतना ही उसको संतुष्टि प्राप्त करना आसान होगा। शुक्र शक्ति इंप्रूवमेंट पॉसिबल थ्रू शुक्राचार्य ज्योतिष। और इसमें किसी भी तरह की रेमेडी चाहिए तो केवल विज्ञान में अवेलेबल है ही। शुक्र शक्ति की इंप्रूवमेंट से ही वासुदेव कुटुंबकम का निर्माण हो सकता है, उसके बाद ही वसुधैव कुटुंबकम। अभी यहाँ पर मैं फिर करेक्शन करना चाहूंगा कि अब जो है वासुदेव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट था वो अब ऑब्सोलीट हो गया और वासुदेव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट भी ऑब्सोलीट हो गया। अब जो नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है दक्षिण्या संवत्सर से, यानी 30 मार्च 2006 से, वो हुआ है एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, मानव जगत एक टीम। तो अब जो है हमें इस दिशा में काम करना है कि पूरा का पूरा मानव जगत एक टीम की तरह से काम कर पाए। एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम is the tagline given by this Shukracharya Jyotish.
एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम। इसके बनने में जो ऑब्स्टिकल है वो ये पुअर शुक्र शक्ति कमजोर होने की वजह से ही अभी ह्यूमन रेस एक टीम की तरह नहीं काम कर पा रही है, क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे ना। सी, शुक्र शक्ति इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर integration of all your senses, integration of all your body, integration of your mind and brain and body. So everything, entire integration is possible only with the Shukra. और शुक्र शक्ति इंप्रूव करने के लिए शुक्राचार्य ज्योतिष में तरीके बताए गए हैं। तो ये तरीके आखिर हैं क्या, हम करते क्या है? आपने कहा डिग्री कल्चर से कुछ नहीं होगा, जो अभी तक एजुकेशन सिस्टम है दैट इज ऑल डिग्री कल्चर। हम पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पेपर होता है, टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिलते हैं और हमें डिग्री मिल जाती है। शुक्राचार्य ज्योतिष जैसे कौन से तरीके बताते हैं जिसके द्वारा शुक्र शक्ति इंप्रूव हो जाती है? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। पहले तो समझो कि शुक्र इज दी की फैक्टर फॉर एवरीथिंग। योर एग्जिस्टेंस इज बिकॉज ऑफ शुक्र। पहले तो ये मानना ही पड़ेगा। अगर आप ये मानते हो, अगर मतलब मानना तो पड़ेगा ही, अगर और मगर का कोई सवाल है ही नहीं इसके अंदर, तो फिर आप समझेंगे कि आपके पास 3 कंपोनेंट हैं। ईच पर्सन, ह्यूमन रेस आई एम टॉकिंग, ह्यूमन रेस हैज 3 कंपोनेंट्स प्राइम: फिजिकल बॉडी, माइंड, ब्रेन। Mind, brain, body. 3 components each individual human has, irrespective of gender, irrespective of anything and everything. This is only human race is blessed with these 3 components. And human race is blessed to keep them integrated by improving शुक्र शक्ति। अभी कुछ लोग कहेंगे कि ये बॉडी का मतलब क्या है? माइंड समझ में आता है, ब्रेन समझ में आता है, बॉडी दिख रही है, वही तो है। तो एक्चुअली बॉडी इज योर सेंसेस। अभी आपने ये बताया कि हमें अपनी सेंसेस को 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, वर्किंग ऑर्गन्स और सेंस ऑर्गन्स को सिंक्रोनाइजेशन में रखना है। और अब आपने बताया कि माइंड, ब्रेन एंड बॉडी को सिंक्रोनाइजेशन में रखना है। तो यहाँ पे जो बॉडी इंटीग्रेशन में, सिंक्रोनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन, देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि माइंड, ब्रेन एंड बॉडी इज calls for integration. अश्विनी जी, क्या आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे ये समझ आ सके कि इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन में क्या फर्क है? बहुत आसान है। सिंक्रोनाइजेशन में आपने जो है, आपकी हार्ट बीट है, आपकी जो हार्ट बीट है वो आपकी आवाज के साथ सिंक्रोनाइज होगी तो आप ठीक बोलोगे। क्रोध में होगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, कुछ भी बोलोगे। तो जब तक आपकी जो भाषा तत्व है वो सिंक्रोनाइज्ड है आपकी हार्ट बीट से, तो आपको क्रोध आएगा नहीं। ये आपने सिंक्रोनाइजेशन का एग्जांपल दिया कि हार्ट बीट के साथ हमारी आवाज तालमेल खा रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। कभी जोर से बोलते हैं, कभी धीरे से, कभी प्यार से। हमारी जो टोन है बोलने की, उससे सामने वाले को समझ आता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो दिस इज सिंक्रोनाइजेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन में आप ये मान लो कि अगर मान लो आपकी एक बॉडी के पार्ट पे कैंसर है, बॉडी का पार्ट तो है ही, इंटीग्रेटेड तो है ही बॉडी के साथ, पर काम अलग कर रहा है।
वो वाले बॉडी पार्ट में बहुत पेन हो रहा है जो कि आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा। ये पेन क्या है? पेन इज समथिंग व्हेन योर बॉडी इज नॉट सिंक्रोनाइज विद योर हार्ट बीट। हार्ट इज इंटीग्रेशन, हार्ट बीट इज सिंक्रोनाइजेशन। हार्ट इज इंटीग्रेशन, ये शायद मैं ठीक समझ रही हूँ तो जैसे हमें बताया जाता है कि सारी आर्टरीज और वेन्स हार्ट में जाके मिलती हैं और साफ ब्लड वहां से हमारी बॉडी में पंप करती हैं और गंदा ब्लड हार्ट में जाता है। मतलब हार्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारी पूरी बॉडी के लिए। वो तुम उसकी डिटेल में चली गई हो, बात वहां नहीं हो रही है। बात इंटीग्रेशन और सिंक्रोनाइजेशन को समझने की हो रही है। तो इंटीग्रेशन का मतलब है इट इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी। बट योर मतलब इसमें अगर बहुत आसान समझने का तरीका वो ये है कि माइंड एंड ब्रेन, मन और बुद्धि एक साथ काम नहीं करते। बट बॉडी के पार्ट तो है ही ना दोनों। बस बॉडी के पार्ट है तो इंटीग्रेटेड है, लेकिन आपस में बात नहीं करते तो सिंक्रोनाइज नहीं है। माइंड एंड ब्रेन का हमें सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। यस। सेंसेस का भी आपस में सिंक्रोनाइजेशन चाहिए। और बॉडी का मतलब आपने अभी ये बताया था कि बॉडी का मतलब है सेंसेस। मैं तो बॉडी बता रहा था, बॉडी का मतलब है सेंसेस। तो 5 सेंसेस गिनो, एक ज्ञानेंद्रिय, 5 जो सेंस ऑर्गन्स है उनको गिनो जरा, क्या क्या है? तो बॉडी हो गई कवर, के नहीं हुई? बॉडी में तो और भी बहुत कुछ है। हमारा किडनी ठीक से काम करे, लिवर ठीक से काम करे, हमारे सारे ऑर्गन ठीक से काम करे, तब बॉडी 5 ठीक काम करे। सेंसेस की बात हो रही है। 5 सेंसेस अगर आपने गिनी तो क्या हुआ ये बताओ मेरे को। डज योर 5 सेंसेस कवर एंटायर बॉडी और नॉट? नेम देम। 5 सेंसेस आर सेंस ऑफ साइट, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, टेस्ट करने की क्षमता, और सुनने की क्षमता, और स्किन, हम महसूस कर सकते हैं। तो स्किन आपकी पूरी बॉडी में है कि नहीं है? हाँ जी जी। तो फिर तो पूरी बॉडी हो गई ना। मैंने कहा कि किसी का माइंड और ब्रेन सिंक्रोनाइज्ड है, उसका मन और बुद्धि ठीक से काम कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी हेल्थ में। Absolutely, absolutely. This is what that is precisely what I am trying to come down to. कि सिंक्रोनाइजेशन और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है? कि इंटीग्रेशन में you have everything placed, well placed, but are they synchronized? No, not necessary. Mind can be talking something else, brain can be talking something else. मेरे इस बॉडी में अगर मैं जो स्किन मेरी स्किन जो है वो मेरे को छूने का वो कराती है, टच सेंस का काम करती है। तो अगर मेरी बॉडी में पेन है किसी पार्ट में तो वो टच सेंस का रिस्पॉन्स अलग तरीके से देगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब वो बॉडी से सिंक्रोनाइज नहीं है। इंटीग्रेटेड तो है बट सिंक्रोनाइज नहीं है। और इंसानों को सिंक्रोनाइजेशन के लिए हार्ट बीट दी गई है। योर ईच कंपोनेंट, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी शुड बी सिंक्रोनाइज्ड विद हार्ट बीट, योर हार्ट बीट। इफ दैट हैपेंस यू विल नेवर फॉल डिजीज। तुम कभी बीमार नहीं होगे, पक्की बात है। गेम स्टार्ट्स विद सिंक्रोनाइजेशन है? जो पूरी गेम है अपने आप को हेल्दी रखने की, वो सिंक्रोनाइजेशन से शुरू होती है। एब्सोल्युटली।
और ये सिंक्रोनाइजेशन का ही आधार है शुक्र, इंटीग्रेशन का आधार भी शुक्र है। ओके, हाँ जी। तो दोनों के लिए पैरामीटर एक ही है, कॉमन। समझे ना? तो सबका मालिक एक का मतलब है आपके माइंड का, आपकी बुद्धि का, आपके ब्रेन का, आपकी बॉडी का, सबका मालिक एक है, शुक्र। और शुक्र शक्ति जो है वो आपको सिंक्रोनाइजेशन लेवल बता रही है। तो आपकी बात से मैं ये समझ पाई कि एक इंडिविजुअल क्योंकि आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होता, इस वजह से उसका फैमिली में या उसका टीम में इंटीग्रेशन नहीं हो पाता, और ये है रूट कॉज डिस्टर्बेंसेस का हमारी सोसाइटी में, जिसका सॉल्यूशन हमें शुक्राचार्य ज्योतिष से मिलता है कि हम शुक्र शक्ति को इम्प्रूव करें, और उसके लिए अलग अलग प्रोसीजर्स हैं, और इसके माध्यम से हम जी जी, एक्चुअली यहाँ पर ना एक इश्यू ये आ जाता है, अब यहाँ पर जेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है समझने का। अब यहाँ पर जब हम शुक्र को समझ लिया हमने, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमें जेंडर समझना पड़ेगा। बिकॉज शुक्र को, अपने शुक्र शक्ति को इंप्रूव करने के लिए जितने भी सिस्टम है वो सारे के सारे जेंडर बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ईच ह्यूमन इज बॉर्न विद 2 टाइप्स ऑफ जेंडर्स, फिजिकल जेंडर एंड मेंटल जेंडर। बॉडी का जेंडर कुछ है, बल्कि 3 जेंडर हो गए। ईच पर्सन हैज 3 जेंडर्स। एक छोटा सा मुझे 1 सेकंड चाहिए, मुझे चार्ज फोन में। हाँ 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 जी। तो मैं बता रहा था कि जेंडर बेस्ड हमारे पास 3 जेंडर, ईच ह्यूमन बीइंग हैज बीन ब्लेस्ड विद 3 जेंडर्स। 3 जेंडर होते हैं। हर इंसान के पास 3 जेंडर होते हैं। एक फिजिकल बॉडी का जेंडर, जेंडर हम या तो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं या न्यूट्रल, किसी भी फॉर्म में हमें 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बट वी हैव टू पिक ओनली 3 हो गए ना, बट वी हैव टू पिक ओनली वन। हमें एक ही चॉइस होती है, नॉट 3 ही तो पार्ट्स है भाई। 3 तुम्हारे, तुम 3 पार्ट्स में तो तुम हो। 3 जेंडर है, तीनों के अलग अलग। तुम्हारा एक पार्ट है मेंटल माइंड, एक पार्ट है ब्रेन, एक पार्ट है बॉडी। तो माइंड का जेंडर अलग है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेन का जेंडर कुछ भी हो सकता है, और बॉडी का जेंडर कुछ भी हो सकता है। जेंडर बॉडी के टर्म्स में होता है। हमारा जन्म होता है तो नॉर्मली यही तो समस्या है। यही तो समस्या है कि हम डिग्री कल्चर में इतने फंस गए कि हमें यही नहीं पता कि 3 पार्ट है तो तीनों का जेंडर अलग अलग हो सकता है। क्यों? इससे प्रॉब्लम क्या है? आदमी जो है वो औरत की तरह सोच नहीं सकता क्या? या कोई औरत आदमी की तरह सोच नहीं सकती क्या? फिर तो सोच का जेंडर अलग हो गया कि नहीं हो गया? अब डिसीजन मेकिंग, बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन लेना। तो कोई आदमी औरत की तरह डिसीजन लेता है, कोई आदमी आदमी की तरह डिसीजन लेता है, या कोई औरत आदमी की तरह डिसीजन लेती है, कोई औरत औरत की तरह डिसीजन लेती है, या कोई ले ही नहीं पाती या ले ही नहीं पाता। तो क्या रहा? सोचने से ही हम डिसीजन लेते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि एक तो फिजिकल जेंडर तो हमें पता है, पता एक हमारा तो सोच तीनों ही वाला है। जेंडर। पता तो तीनों ही है, पता तो तीनों ही है, पर पता होने से काम चलेगा क्या? उनको समझना भी तो पड़ेगा। ये सिंक्रोनाइजेशन आउट क्यों हो जाता है?
इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, सिंक्रोनाइजेशन में प्रॉब्लम क्यों आ जाती है? उसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पास 3 जेंडर को हैंडल करना है, अपने ही, पड़ोसी के नहीं, अपने ही 3 जेंडर। एक नहीं होता, फिजिकल जेंडर ही हम हैंडल नहीं कर पाते, बीमार पड़े रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है हमारे साथ। तो टच सेंस जो है वो सबकी बिगड़ी हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान ही टच सेंस का डिस्टरबेंस दे रहा है। हम अभी जेंडर की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि माइंड का एक जेंडर है, ब्रेन का एक जेंडर है, बॉडी का एक जेंडर है। इसकी सेंसेस कहाँ आ गई? अब आप स्किन की बात कर रहे हैं कि टच, सेंस ऑफ टच। बॉडी क्या है? बॉडी इज सेंसेस। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, इसमें मेजरली हमारी सेंस ऑफ टच ये डिस्टर्ब होती है। ये तकरीबन हर इंसान की डिस्टर्ब्ड है, और इसीलिए इतनी सारी समस्याएं हैं, क्योंकि हमें अपने जेंडर्स का नहीं पता। तो शुक्राचार्य ज्योतिष ने क्लियरली डिफाइन किया इन तीनों को, और डायग्नोस्टिक सिस्टम बना करके दे दिया है, राहु डायग्नोस्टिक सिस्टम, कि तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे 3 जेंडर क्या है, माइंड का जेंडर क्या है, ब्रेन का जेंडर क्या है, और बॉडी का जेंडर क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझने की है कि हमारे पास 3 जेंडर है, मेरे पास ही 3 जेंडर है। तो उन तीनों को मुझे पता होना चाहिए। मेरे को मेरा नहीं पता कि मेरे पास क्या है, और ये बात भी किसी को नहीं पता कि हर एक के पास 3 जेंडर है। सबके पास है 3 जेंडर। तो कैसे जिंदगी चला रहे हो? मैच तो तुमने अपनी लाइफ का अपने आप ही कर रखा है, और तुम विवाह करके दूसरे की जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हो। इसीलिए डिजिटल लिविंग में विवाह नाम की कोई चीज नहीं है, इंटीग्रेशन है। यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं है, इट इज इंटीग्रेशन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने बताया कि सेंस ऑफ टच ज्यादातर लोगों की डिस्टर्ब है, तकरीबन कारण सबकी। तकरीबन सबकी। इसका कारण क्या है सेंस ऑफ टच डिस्टर्ब? क्योंकि मुझे जेंडर पता ही नहीं अपने ब्रेन का। ब्रेन का जेंडर नहीं पता, इसलिए हमारा टच सेंस डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज द की, दैट इज द टच सेंस प्रॉब्लम। रिलेटेड टू फिजिकल जेंडर, क्योंकि जो 5 सेंसेस हैं ये बॉडी से रिलेटेड है, तो जो हमारा फिजिकल जेंडर है उससे रिलेटेड है ये टच सेंस। बात हो रही है टच जो है सबका डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब होने का कारण बता रहा हूं मैं। हमें ब्रेन का जेंडर नहीं पता, तो हमारी टच सेंस डिस्टर्ब होती है, और इसकी वजह से फिजिकल जेंडर में भी डिस्टर्बेंस आती है। और यस, ब्रेन का जेंडर हम मेकआउट कर सकते हैं राहु विज्ञान के थ्रू, जान सकते डायग्नोस करा सकते हो, डायग्नोस करा सकते हो। यस, हैं। और मन का भी, माइंड का भी एक जेंडर है। माइंड का एक जेंडर है, वो डायग्नोस करवाना जरूरी है। ब्रेन का एक जेंडर है, वो डायग्नोस कराना जरूरी है। और आपकी टच सेंस कितनी बिगड़ी हुई है उसका मेजरमेंट जरूरी है। जी, वो डिग्री ऑफ, इसको कहा जाता है कि कितने डिग्री का जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन है आपके पास, इसको जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाता है। तो जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन में 3 ब्रांचेस हो गई, माइंड का जेंडर, ब्रेन का जेंडर, बॉडी का जेंडर। और तो जी हाँ जी, जी जी जी
हाँ जी, तो हमारे 3 जेंडर्स होते हैं और ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन हम डायग्नोसिस करवा सकते हैं। फिजिकल क्या है, माइंड का क्या है, ब्रेन का क्या है। और जब हम तीनों जेंडर को ये जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन को डायग्नोज कराने का हमें बेनिफिट क्या है, इसकी हमें जरूरत क्या है, हमें अपनी शुक्र शक्ति इंप्रूव करनी है। क्या शुक्र शक्ति इंप्रूव करने के लिए इन तीनों जेंडर्स के बारे में जानना जरूरी है? नेचुरली डिग्री ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन, डिग्री ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हारा जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन कितनी डिग्री का है। डिग्री ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन का शुक्र शक्ति के साथ क्या कनेक्शन है? डिग्री के साथ, डिग्री के प्रोसीजर्स, किसको कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, किसकी शुक्र शक्ति की क्या पोजीशन है, किसका जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की क्या डिग्री है। अब मेंटल, माइंड एंड ब्रेन की जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की क्या डिग्री है और ब्रेन एंड बॉडी के जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की क्या डिग्री है। अगर ये पता नहीं होंगे तो आप सिस्टम कौन सा, प्रोसीजर कौन सा अडॉप्ट करोगे ठीक करने के लिए। तो डिजिटल शंख टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेजर डिग्री ऑफ जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन एंड योर करंट पोजिशन ऑफ शुक्र शक्ति। राहु विज्ञान से हमें ये पता लगता है कि हमारा माइंड का, ब्रेन का और बॉडी का जेंडर क्या है और डिग्री कितनी है जेंडर कॉन्ट्रडिक्शन की, ये हम जान पाते हैं शंख टेक्नोलॉजी के द्वारा। और उसी के बाद हमें पता लगता है कि शुक्र शक्ति इंप्रूव करने के लिए हमारे लिए कौन सा प्रोसीजर रहेगा, हमें कैसे शुक्र शक्ति को इंप्रूव करना है। ओके, तो शुक्राचार्य ज्योतिष ये अपने आप में एक मजबूरी बन गया ह्यूमन रेस के लिए, जिसके द्वारा ही हम इंटीग्रेशन ला सकते हैं फैमिली में या कहीं भी। बिना इंटीग्रेशन पहले तो अपने अंदर, पहला इंटीग्रेशन तो आपको अपने अंदर चाहिए कि आपकी कम से कम जो 5 सेंसेस है ये तो सारी की सारी ठीक चले, नहीं तो आपको मैसेज ही गलत मिलते रहेंगे और आप हमेशा लड़ाई के मोड में रहोगे। जी, अब अपनी इंटीग्रेशन, वही शुक्र शक्ति हम इंप्रूव इसीलिए करते हैं कि हमारा माइंड, बॉडी और ब्रेन एक इंटीग्रेशन में काम कर सके, हमारी सेंसेस सिंक्रोनाइजेशन में आ सके। और अगर हम ही सिंक्रोनाइज नहीं हैं तो हम कहीं भी ठीक परफॉर्म नहीं कर सकते। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। टच सेंस ज्यादातर लोगों की डिस्टर्ब है इस समय, तो नेचुरली उनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस बनी हुई है। और इसका सॉल्यूशन हमारे पास सिर्फ एक है, शुक्राचार्य ज्योतिष। शुक्राचार्य ज्योतिष के जानकार पिछलाकर भैया दिल्ली वाले हमें बता रहे हैं कि विज्ञान के माध्यम से कि कैसे हम अपने आप को सिंक्रोनाइजेशन में लाके अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं हर एक एस्पेक्ट में, क्योंकि शुक्र शक्ति इंप्रूवमेंट, शुक्र ही है जिससे जुड़ता है सब कुछ। लाइफ हमारी जुड़ी है शुक्र से और इसके इम्प्रूवमेंट से ही सिंक्रोनाइजेशन आ सकता है। डायग्नोसिस और रेमेडी दोनों अवेलेबल हैं शुक्राचार्य ज्योतिष, और इसके सेंटर्स आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। शुक्राचार्य ज्योतिष के सेंटर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, ऑलरेडी रन कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो कुशाकर भैया दिल्ली वाले का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर डिस्कशन करेंगे, बहुत से विषय हैं जिनके बारे में आपसे जानना अभी बाकी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। प्रणाम।